राजीव ने सपना से कह तो दिया था कि वो आएगा राजावत हाउस, पर कैसे? यही सोचते हुए सुबह नाश्ते की टेबल पर खोया सा बैठा हुआ था। पोहा खाने की बजाय उसमें गोल गोल चम्मच घुमा रहा था। उसे ऐसे खामोश बैठा देखकर माँ ने कहा कि क्या हुआ, पोहा अच्छा नहीं बना है क्या? तो कुछ और खा ले। नहीं माँ, बस सोच रहा था कि आप सब लोग आज राजावत हाउस जाएंगे, तो क्यों ना मैं भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ घर पर एक छोटी सी पार्टी कर लूँ। पीयूष को खाते खाते खांसी आ गई। मतलब जरूर राजू के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, पीयूष ने अपने मन में सोचा। माँ ने कहा कि ठीक है, अब तो अकेले भी यहाँ बोर हो जाएगा, पर ध्यान रखना कि घर में किसी भी तरह की गंदगी ना हो और कोई भी चीज़ इधर से उधर ना हो। ओके माँ, डन। थैंक्स माँ, राजू ने मुस्कुराकर कहा। नाश्ता करने के बाद कंचन राजू के कमरे में गई, जहाँ पीयूष पहले से ही बैठे हुए थे। ये सब क्या चल रहा है? कंचन ने अपने दोनों हाथों को बांधते हुए पूछा। कहाँ क्या चल रहा है दी? कुछ भी तो नहीं है दी। हाँ, पंखा चल रहा है ऊपर, गर्मी हो रही है ना। पीयूष ये सब सुनकर मुस्कुराने लगे। कंचन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि देख राज, सच सच बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ओ फो दी, आप भी कमाल कर रही हैं। मेरे दिमाग में क्या चलेगा? आप संगीत में जा रही हैं तो फिर मैं भी अपने बड़े लोगों के साथ पार्टी कर सकता हूँ ना। और आप चाहें तो इसे बैचलर पार्टी भी कह सकती हैं। कंचन ने कहा कि तू सच में बैचलर पार्टी ही कर रहा है या फिर? ओ फोदी, आप ना सच में कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, राजी ने उसके गले में झूलते हुए कहा। आप चाहें तो जीजू से भी पूछ सकती हैं। कंचन ने पीयूष की तरफ देखा तो वो हड़बड़ाते हुए बोला कि हाँ हाँ, राज सही कह रहा है, हम लोग आज पार्टी करेंगे और पार्टी में दीपक भाई को और करण को भी बुलाएंगे। अब इन सब के होते हुए हमें और किसी की क्या ज़रूरत है? अब तक पीयूष भी फार्म में आ चुके थे। कंचन वहाँ से बड़बड़ाती हुई चली गई। अगर कोई गड़बड़ी की तुम सब ने तो सोच लेना। कंचन के जाने के बाद दोनों जीजा साले ने एक दूसरे को हाई फाई किया और हंसते हुए सोफे पर बैठ गए। पीयूष ने पूछा कि वैसे राजीव, तुम करने क्या वाले हो? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ नहीं, सिंपल सी एक संगीत पार्टी, और क्या। मतलब हम लोग भी यहाँ म्यूजिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे? पीयूष ने हैरानी से पूछा। जीजा जी, पार्टी तो म्यूजिकल ही होगी, पर यहाँ नहीं। राजू ने किसी होशियारी डिटेक्टिव की तरह पीयूष की ओर देखकर कहा। यहाँ नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? पीयूष चकरा गए। वहीं जहाँ आज सब लेडीज इकट्ठा हो रही हैं संगीत पार्टी के लिए, राजू मुस्कुराते हुए बोला। मतलब राजावत हाउस? पीयूष का मुंह हैरानी से खुल गया। हाँ जी जीजा जी, पीयूष की तरफ राजीव ने आंखें विंक करते हुए कहा। दोपहर के खाने के बाद कंचन और माँ राजावत हाउस के लिए निकलने ही वाले थे कि इतने में डोरबेल बजी। इस समय कौन है जब हम लोग जाने के लिए बैठे हैं? राजीव की माँ ने कंचन से कहा। कंचन ने राजीव की ओर देखा और कहा कि जरूर राजीव के ही मिलने वाले होंगे। आफ्टर ऑल आज वो घर पर पार्टी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। काका ने जाकर गेट खोला तो सामने दीपक और करण खड़े थे मुस्कुराते हुए। दीपक और करण को देखकर राजीव की माँ ने पीयूष से धीरे से पूछा कि क्या राज ने इन दोनों को भी इनवाइट किया है? हाँ माँ, अभी दोनों ही तो राजीव के जानने वाले और रिश्तेदार दोनों ही हैं, तो फिर और किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, पीयूष ने अपनी सासू माँ को समझाते हुए कहा। दीपक और करण दोनों ने आगे बढ़कर पीयूष और राजीव से हाथ मिलाया और एक दूसरे को गले लगाया। फिर राजीव की माँ के पैर छुए। कंचन ने सबको नाश्ता करवाया और फिर दीपक की तरफ देखकर कहा कि अच्छा जीजू, अब हम दोनों तो राजावत हाउस के लिए निकल रहे हैं। आप लोग भी अपनी पार्टी एंजॉय करिए और हाँ, थोड़ा सा इस घर के शैतान बच्चे पर ध्यान देना। और वो राजीव की तरफ इशारा करते हुए वहाँ से चली गई। कंचन और माँ के वहाँ से जाने के बाद चारों राजीव के कमरे से लगी बालकनी में आकर वहीं पड़ी हुई चेयर्स पर बैठ गए। दीपक ने राजीव की तरफ देखकर कहा कि अब ये बताओ कि प्लान क्या है, और ये कंचन मुझे तुम्हारी तरफ इशारा करके क्या कहना चाह रही थी? कंचन दी को लग रहा है कि मेरे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वो तो सही बात है, पता नहीं कल से क्या क्या सोच रहे हो और हम सबको भी अपने साथ शामिल कर रहे हो, पीयूष ने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा। ओ ऐसा है तो फिर रहने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद भी जा सकता हूँ संगीत पार्टी में। मैं तो बस आप लोगों का भी ख्याल रखना चाह रहा था, राजू ने भी अपने हाथ झाड़ते हुए कहा। अरे अरे राज, तुम तो खामखा नाराज हो गए।
मैं तो बस यूं ही कह रहा था। पीयूष ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा। अरे छोड़ो ये सब, और आगे का बताओ कि क्या करना है। करण ने बात को आगे बढ़ाया। राजीव ने कहा कि बस तैयार होकर संगीत में चलना है, और क्या। पीयूष ने फिर से कहा कि वैसे दीपक, तुम इस प्लान में कैसे शामिल हो गए? क्यों भाई, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरा भी मन करता है कि मैं भी तुम लोगों के जैसे ही इंजॉय करूं, दीपक ने कहा। बिल्कुल जीजू, वही तो मैंने आपसे कहा था कि सब मज़े ले रहे होंगे, तो आपको भी तो देखने का मन कर सकता है ना। अनुदी का डांस मैंने तो देखा भी है, उन्हें कितना मस्त डांस करती हैं। और कंचन दी का तो कहना ही क्या, शी इज जस्ट अमेजिंग। राजीव ने तारीफों के पुल बांध दिए। और अब दोनों जीजा जी चने के झाड़ पर चढ़ चुके थे। राजीव ने करण की तरफ एक आंख विंक करते हुए मुस्कुरा दिया। करण ने उसे इशारे में ही दोनों हाथ जोड़ दिए। कुछ देर वो लोग इधर उधर की बातें करते रहे। फिर राजीव ने अपनी अलमीरा खोलकर 4 साड़ियाँ और कुछ मेकअप का सामान निकालकर उन सब के सामने रख दिया। अबे, अब ये सब क्या है? करण ने आंखें फैलाते हुए पूछा। क्यों, आंखों में कोई दिक्कत है क्या? राजीव ने करण से पूछा। दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है, तभी तो पूछ रहे हैं, पीयूष और दीपक ने एक साथ कहा। तुम हमें संगीत पार्टी में ले जाना चाह रहे हो या फिर किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराने के लिए लेकर जा रहे हो? दीपक ने हंसते हुए पूछा। तो आप लोगों का क्या मन है कि लेडीज़ संगीत पार्टी में ऐसे ही जेंट्स लुक में जाओगे और वो सब आपको अपने साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए परमिशन भी दे देंगी? राजीव ने उन तीनों को एक एक साड़ी पकड़ाते हुए कहा। पर राज, ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मतलब हम सब साड़ी पहनकर वहाँ पर औरतों के बीच में बैठेंगे तो? पीयूष ने अपने मन की उलझन बताई, और जिसका समर्थन दीपक को करण ने भी किया। और कोई दूसरा रास्ता आप लोग जानते हैं तो मुझे भी बताएं, राजीव ने अपनी एक आंख चढ़ाते हुए कहा। अब जब मज़ा लेना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। राजीव ने एक आंख विंक करते हुए कहा। सब लोग कुछ देर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे और फिर अपनी अपनी साड़ी लेकर इधर उधर जाने लगे। तो राजीव ने कहा कि अरे, अब आप सब कहाँ चल दिए? अबे, अब क्या साड़ी भी यहीं तेरे सामने ही पहनेंगे हम? करण ने स्माइल पास करते हुए कहा। ओ, तो ऐसा है, फिर ठीक है। वैसे आई नेवर माइंड इफ़ यू गाइज चेंज इन फ्रंट ऑफ मी। करण ने एक पिलो उठाकर राजीव को मार दी और हंसते हुए बाहर चला गया। सब लड़कों ने अलग अलग कमरे में जाकर चेंज किया। वहीं राजीव ने भी साड़ी पहन ली और उन सब के अंदर आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में वो सब एक एक करके बाहर निकले और एक दूसरे को देखकर पहले तो चौंक गए, फिर उनकी चीख निकल गई। उन सब की चीख पुकार सुनकर राजीव बाहर हॉल की तरफ आ गया और उन लोगों को एक दूसरे से ही डरा सहमा देखकर उसकी हंसी छूट गई और वो हंसते हंसते वहीं सोफे पर बैठ गया। पीयूष ने कहा कि इसमें हंसने वाली क्या बात है? अब हम सब साड़ी पहनकर ही थोड़े ना घूमते हैं। अब पहली बार एक दूसरे को इस तरह से देखा है तो चीख निकल गई। राजीव ने छेड़ा कि अच्छा, जैसे मैं तो रोज ही साड़ी पहनकर बॉर्डर पर गश्त लगाने जाता हूँ। वैसे कुछ भी कहो, आप सब साड़ी में एकदम माल लग रहे हो। अगर आप सबने दी लोगों का डांस नहीं देखा है तो आई एम डैम श्योर दी लोगों ने भी आपका रॉकिंग लुक नहीं देखा होगा। कसम से, अगर कोई अनजान इंसान आप सबको देखेगा तो वो तो आपको पक्का लड़की ही समझ बैठेगा। दीपक ने कहा कि अब बताइए कि आगे क्या करना है। राजी ने खुद की साड़ी को संभालते हुए कहा कि अब क्या, चलिए संगीत पार्टी में शामिल होने के लिए। बस मेरी कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनना और मानना। अब अभी भी कुछ रह गया है क्या? करण की साड़ी कुछ ज़्यादा ही लहरा रही थी। हाँ मेरी सहेली, राजू ने उसकी साड़ी को संभालते हुए कहा। और वो क्या है, दीपक भी अपनी साड़ी में काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये कि हम में से किसी का भी चेहरा नहीं दिखना चाहिए। याद रखिएगा कि अगर चेहरे दिखे तो फिर सुंदर देवियों से हम लोग थर्ड जेंडर में आ जाएंगे और फिर उसके आगे आप सब समझ ही सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा तालियां बजाने का, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है।
बस वहाँ जाकर चुपचाप से पीछे की तरफ बैठ जाइए और शांति से अपनी अपनी वालियों का डांस देखिए और मज़े लीजिए। हाँ, इस बीच अगर किसी और का भी डांस पसंद आ जाए तो उसे भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राजू ने अपनी पूरी तैयारी उन तीनों के बीच रख दी। पर यार, पीछे से अगर सही से दिखा नहीं तो फिर, दीपक ने कहा। फिर वो कहा ये कि अगर पहचान में आ गए तो फिर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा हम सबको, समझे आप सब, राजू ने कहा। सब लोग राजू की बातों से इत्तेफाक रखते हुए दिखाई पड़े और फिर घर के पीछे खड़ी कार में जाकर बैठ गए। राजू ने काका से पहले ही बता दिया था कि वो सब पार्टी करने घर से बाहर राजू के फार्म हाउस जा रहे हैं, देर शाम तक लौट आएंगे। करण राजू के साथ आगे बैठ गया और धीरे से उसके कान तक बोलता है कि साले, मेरी वाली तो अभी डांस भी नहीं कर पाएगी, फिर मैं क्यों तेरे इस नाटक का हिस्सा बन रहा हूँ? ओ, इसलिए कि तू मेरे साथ मेरे हर काम में बराबर का हिस्सेदार रहेगा। वाह बेटा, मतलब शाबाशी भी साथ में, और अगर लठ पड़े तो भी साथ में। राजू ने हंसते हुए अपनी आंखें विंक कर दी। पीयूष ने पीछे सीट पर बैठे हुए अपनी साड़ी समेटते हुए कहा कि यार, बड़ी आफत है, ये कंचन दिन भर साड़ी में खुद को कैसे संभालती है। यहाँ तो बस कुछ मिनटों में ही आफत हुई जा रही है। दीपक ने राजू से कहा कि अब जल्दी चलो यार। राजू ने मिरर सेट करते हुए कहा कि क्या बात है जीजू, बहुत जल्दी है दी का डांस देखने की। दीपक ने इधर उधर देखते हुए कहा कि अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस अब क्या गाड़ी में ही बैठे रहेंगे। राजू ने हंसते हुए गाड़ी आगे की ओर बढ़ा दी। रंग बिरंगे लाइटों के बीच राजावत हाउस जगमगा रहा था। राजू ने एक तरफ जाकर गाड़ी रोक दी और सबसे चुपचाप गाड़ी से उतरकर एक ओर चलने का इशारा किया। सब गाड़ी से नीचे उतरकर गार्डन की तरफ खड़े हो गए। राजू ने सबके ऊपर एक फाइल टचअप जैसी एक नज़र डाली और सबके घूंघट को थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर दिया और सबसे अंदर चलने का इशारा कर दिया और कहा कि कुछ भी हो, आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझ गए आप सब। उन तीनों ने समझदार बच्चों की तरह सर हिलाया और अंदर की ओर चल दिए। हॉल में सब फर्नीचर को हटाकर एक बड़ा सा कारपेट बिछाया गया था और उसके ऊपर मुलायम मखमली गद्दे बिछाकर उनके ऊपर सफ़ेद चादरों को डाला गया था। ये सब तो मैं सुबह ही करवा कर गया था। दीपक ने एक सरसरी नज़र चारों तरफ डाली और खुद से ही बोला। तभी सपना की माँ की नज़र उन चारों पे पड़ी और वो उनकी तरफ आकर बोलती हैं कि अरे, आप लोग खड़े क्यों हैं, आइए आकर बैठिए ना। बस अनु सपना को लेने गई है, उन दोनों के आते ही संगीत शुरू करवा दिया जाएगा। सपना का नाम सुनते ही राजीव की धड़कनें बढ़ गई और उसने करण का हाथ जोर से पकड़ लिया। करण ने अपना हाथ हटाते हुए कहा कि अबे साले, ये मेरा हाथ है, सपना का नहीं है जो तू। राजीव ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे सामने देखने के लिए बोला। सामने देखा तो चारों की जान सूख गई। पूजा उन्हीं चारों की तरफ आ रही थी और वो चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पूजा उन चारों के बगल में जाकर बैठ जाती है। उन लोगों को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। वहाँ अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, अभी सब अपने अपने में सब बिजी होते हैं। वहीं औरतों वाली बातें, मिसेस मेहता ने यह साड़ी तो लास्ट टाइम मिसेस बन्ना के फंक्शन में पहनी थी ना, और देखो आज फिर से वही सेम साड़ी पहन कर आ गई हैं यहाँ भी। और दोनों महिलाएं आपस में ही खी खी करके हंसने लगी। अरे, उनकी क्या बात कर रही हैं आप, आपने भी तो सेम साड़ी मिसेस लहजा के यहाँ जगराता में पहनी थी। और इतना कहकर मिसेस सिंघल मिसेस राय का मजाक बनाने लगी और हंसने लगी। अब तक जो दोनों औरतें मिलकर सबका स्कैन कर रही थी, अब खुद आपस में उलझकर बैठी और मुंह फेर कर बैठ गई। उन दोनों की बातें सुनकर पूजा को हंसी आ गई और हंसते हुए कहने लगी कि सच में कुछ औरतें तो सभी औरतों का नाम डुबोने में लगी रहती हैं। अब ये भी कोई टॉपिक है क्या झगड़ने का और बात करने का, जिसकी जो मर्जी वो पहने। इतना कहकर उसने अपने बगल में बैठे करण की ओर देखा। करण ने बस अपना सर हिला दिया और फिर चुपचाप बैठा गया। उन सब की तरफ से कोई रिएक्शन ना पाकर पूजा ने मुंह बनाते हुए कहा कि अजीब है यार, कुछ को बातें करने से फुर्सत नहीं है और कुछ हैं जो बोलने का नाम तक नहीं ले रही हैं, सिर्फ इशारों से काम चला रही हैं।
इतना कहकर एक बार फिर से पूजा का ध्यान उन चारों की तरफ चला गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सामने से सपना चली आ रही थी अनु के साथ। उन दोनों को देखकर पूजा धीरे से उठी और उन लोगों की तरफ चली गई। पूजा के जाने के बाद करण ने चैन की सांस लेते हुए कहा कि थैंक गॉड चली गई। आज पहली बार अपनी ही पत्नी से बात करने में डर लग रहा है। वो मन में बड़बड़ाया और फिर पीयूष की तरफ देखते हुए कहता है कि राजीव ने कहाँ फंसा दिया है। पीयूष ने कहा कि बेटा, अब जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो फिर मूसल की मार से क्या डरना। करण चुपचाप बैठ गया। राजीव की नज़रें तो सपना के ऊपर से हटी नहीं रही थी। कितनी सुंदर लग रही थी वो ऑरेंज कलर की ड्रेस में। उसका गोरा रंग और भी निखर रहा था। सपना की और राजीव की माँ ने बारी बारी से उसकी नज़र उतारी और उसे एक जगह बैठा दिया। राजीव ने उसे देखकर सोचा कि बस कुछ घंटे और, उसके बाद तुमको और तुम्हारी खूबसूरती को हमेशा के लिए अपने दिल में छुपा कर रख लूँगा। देखो बाबू, तुमसे मिलने के लिए कैसे कैसे भेष बनाकर आना पड़ रहा है तुम्हारे फौजी को। संगीत का फंक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले दोनों समधिनों ने डांस किया। कांटों से खींच के यहाँ चल, पैर में बंधन बांधे पायल, कोई ना रोके दिल की उड़ान को, दिल वो चला आहा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। सबने खूब तालियां बजाई और राजीव और दीपक तो हैरान रह गए अपनी अपनी मम्मियों का डांस देखकर। करण ने पीयूष के कान में धीरे से कहा कि अबे आंटी जी तो वहीदा रहमान की खाला निकली, क्या मस्त डांस किया दोनों ने। पीयूष ने भी कहा कि हाँ यार, इतने समय से अपनी सासू माँ को देखते सुनते आ रहे हैं, पर उनकी कभी इस रूप की तो कल्पना भी नहीं की थी। उन लोगों की बातों को ब्रेक तब लगा जब अनु का नाम बुलाया गया और सबकी नज़रों के साथ साथ दीपक की नज़रें भी उस ओर जम गई जिधर अनु खड़ी हुई थी। अब अनु के लिए गाना प्ले हुआ। अपने दीवाने का कर दी बुरा हाल ये कि अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे, कुछ बल खा के कुछ शर्मा के हिरनी जैसी चलती है, पल में तोला पल में माशा कितनी रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से, वो उसके लंबे लंबे काले काले नागिन से बाल रे कि अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल रे। दीपक तो बस दीदे फाड़े अनु को देखे जा रहा था, जो कि सबकी वाहवाही को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रही थी। साड़ू भाई जी, पीयूष ने दीपक से कहा कि आज आप यहाँ आने से पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा आए थे ना। दीपक ने उसकी ओर हैरानी से देखा। पीयूष ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि अब जिस तरह से यहाँ एक के बाद एक झटके लग रहे हैं तो बस हार्ट अटैक आना ही बाकी है। दीपक ने उससे धीरे से कहा कि सही कह रहे हो भाई, तुम अभी से ही हार्ट अटैक की बात कर रहे हो डबल जीजू। राजू ने हंसते हुए कहा, अभी तो कंचन दी बाकी हैं। पीयूष को खांसी आ गई और दीपक की हंसी छूट गई और वो सोचने लगा कि आज अनु को तो इस डांस का इनाम देना ही पड़ेगा। इतना सोचते उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी सबका ध्यान सामने खड़ी कंचन पर चला गया। वो चारों, ओह सॉरी तीनों जबरदस्ती सीटी पर सीटी मारे जा रहे थे। इन सब में वो ये भी भूल गए कि इस हरकत की वजह से कुछ औरतें उनकी ओर देखने लगी थी, पर तब तक म्यूजिक शुरू हो चुका था और सबका ध्यान एक बार फिर से कंचन पर चला गया। हाय आँख दे कटोरे, सुरमा दे बटोरे, लग दे छिचोरे बड़े हाय फाय, दिल पे दराती साढ़े चल जाती, मारे जो गुलाटी पूछे वाय वाय, चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, मैं तो एवें लुट गया, मैं तो एवें लुट गया। हाय हटवे निगोड़े नीम के पकोड़े, पीछे क्यों न छोड़े घूमे दाएं बाएं, तुझको सुधारूं जूती मैं उतारूं, सर पे दे मारूं तेरे धाएं धाएं, रोमियो बिना परमिट हो गए, हो तू तो एवें लुट गया। हाँ मैं तो एवें लुट गया। आपकी शौक होने का नंबर पीयूष का था। करण ने साड़ी के अंदर से राजी को इशारा किया कि भाई जीजू को पानी की ज़रूरत है। करण की बात सुनकर दीपक को इतनी हंसी आ गई कि वहीं वो लोटपोट हो गया। पर इससे पहले कि कोई उन्हें नोटिस करता, राजी ने कहा कि क्या जीजू सब पोल खुलवाओगे भी? आपका तो आइटम हो गया, अभी मेरा नंबर को तो आने को है।
थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठो। दीपक ने अपने ही मुंह पर अपनी उंगली रखकर राजीव की तरफ देखा तो राजीव ने इशारे में ही उसे ओके बोल दिया। इस बीच सपना बार बार मेन गेट की तरफ देखती और फिर चुपचाप सब में शामिल हो जाती। वो बस यही सोच रही थी कि अगर राजीव ने कहा है तो वो आएगा ज़रूर, पर अब तक वो दिखा तो नहीं है। क्या उसने अपने आने का मन बदल दिया है? वो उन्हीं सब में घिरी बैठी थी कि उसके कंधे पर पूजा ने हाथ रखते हुए कहा कि अरे कहाँ खोई है तू? कब से तुझे बुलाया जा रहा है डांस के लिए। सपना अपनी जगह से उठी और उसके उठते ही सबकी निगाहें उस पर ठहर गई। और ठहरती भी क्यों नहीं, आखिर आज के फंक्शन की वही तो लाइमलाइट थी। जहाँ एक और सब औरतें सपना को देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजीव अपनी सांसें रोके बस सपना को ही देखे जा रहा था। बहुत प्यारी लग रही थी वो। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था और निश्चित रूप से ये ग्लो राजीव के प्यार का ही था। तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट हो गया और सब सांस थामे उसे ही देखने लगे। चल प्यार करेगी, हाँ जी हाँ जी, वो मेरे साथ चलेगी, ना जी ना जी। चल प्यार करेगी, हाँ जी, वो मेरे साथ चलेगी, ना जी ना जी। ओ तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनिए, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, अब तुझको उठा कर ले जाएंगे। हम घर में कहीं छुप जाएंगे, संग तेरे नहीं हम जाएंगे। चल प्यार करेगी, हाँ जी, वो मेरे साथ चलेगी, ना जी ना जी। सपना का डांस देखकर सबकी जोरदार तालियां बज रही थी और भीड़ में से आवाज़ें भी आ रही थी कि लाडो रानी, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और वो भी मर्जी से। राजू का तो मन हो रहा था कि अभी वो वहाँ जाए और सबके सामने उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाए। तभी वो अचानक से वहाँ से उठकर अंदर की तरफ चला जाता है, पर उसके वहाँ से हटते ही सियापा पै गया यारो। पूजा की नज़र उन सब पर पड़ गई और वो खुद से कहती है कि कब से ये बेचारी घूंघट ओढ़े बैठी हैं, आप सब भी डांस करिए ना। पूजा ने बड़े प्यार से कहा। ये क्या पंगा हो गया भैया, ना तो उन तीनों से उठते बन रहा था, ना कुछ कहते बन रहा था। तीनों इधर उधर देखने लग गए कि राजीव कहाँ चला गया, पर वो तो वहाँ था ही नहीं। अब तो तीनों के होश फाख्ता हो गए और घूंघट से ही एक दूसरे के चेहरे को देखने लग गए। राजीव ने सपना को मैसेज किया, कम सून इन योर रूम। हालांकि उसे भी नहीं पता था कि उसके वहाँ से हटते ही सियापा हो जाएगा। सपना ने जब मैसेज देखा तो पहले तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, पर फिर वो सोच ही पड़ गई कि राजीव अंदर उसके रूम तक पहुँचा कैसे, और वो घबराहट में उठकर वहाँ से चल दी। माँ ने पूछा भी कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कि बस माँ, एक अर्जेंट कॉल आ रही है एक फ्रेंड की, तो बस उसे अटेंड करने जा रही हैं। यहाँ शोर बहुत हो रहा था, इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ चली गई। उधर वो तीनों बेचारे बुरे फंसे थे। राजीव भी वहाँ नहीं था और पूजा के लगातार कन्विंस करने की वजह से अब लगभग सभी की निगाहें उनकी तरफ ही चली गई थी। अनु ने भी कहा कि प्लीज़ आप लोग भी डांस करिए ना, हम सब ने ही किया है, शर्माइए नहीं। बेचारे ना बोलते बन रहा था और ना ही चुप रहते। तभी अचानक करण ने आवाज़ बदलती हुए कहा कि ठीक है हम नाचेंगी, पर हम तीनों एक ही गाने पर डांस करेंगी, और हाँ, सर से घूंघट नहीं उठाएंगे हम। हाँ, अगर हमारे घर पर किसी को पता चल गया कि हम नाचे थे और वो भी घूंघट उठाकर, तो हुक्म हमारा घर से निकलना बैठना बंद करवा देंगे। आपकी पीयूष ने पतली आवाज़ में कहा। ठीक है, हम आपकी सब बातें मानेंगे। अब तो डांस कर लीजिए और हमारी पार्टी को पूरा करिए, पूजा और अनु ने एक साथ कहा। क्योंकि दीपक का संबंध राजघराने से था, तो वहाँ किसी ने भी शक नहीं किया कि ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं। इस बीच राजीव की माँ सोच रही थी कि जरूर ये सपना की माँ की तरफ के रिश्तेदार होंगी, और वहीं सपना की माँ सोच रही थी कि ये महिलाएं राजीव की तरफ की रिश्तेदार होंगी। और यही सोचकर दोनों समधिने चुप करके बैठी हुई उन तीनों के डांस करने का इंतजार कर रही थी। सपना जब अपने रूम में पहुंची तो वहाँ किसी औरत को खड़ा देखकर चौंक गई और मन में सोचने लगी कि अब ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है। अगर कहीं इन्होंने राजीव को यहाँ देख लिया तो अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो जाएगा। उसने उस औरत से पूछा कि एक्सक्यूज़ मी आंटी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? संगीत पार्टी तो बाहर हॉल में हो रही है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ जान। औरत के बीच में मर्दाना आवाज़ सुनकर सपना थोड़ा घबरा गई और डर के पीछे हटने लगी और बोली, कौन हो तुम?
यहाँ अंदर कैसे आए? मैं तो तुमसे ही मिलने आया हूँ और तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ? राजीव ने वैसे ही खड़े खड़े जवाब दिया। सपना सच में घबरा गई और इससे पहले कि वो चिल्लाती, राजीव तुरंत पलटा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला कि कमाल करती हो यार तुम, मेरे सिवा और कौन होगा? इट्स मी, राजीव। सपना पहले तो उसके सीने से लग गई। वो सच में घबरा गई थी, पर जैसे ही उसे समझ में आया कि ये सब स्वयं राजीव ने उससे मिलने के लिए रखा है, उसे गुस्सा आ गया और वो राजीव के पीछे की तरफ धकियाती हुई बोली, ऐसे भी कोई करता है क्या? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कि सच में कोई आ गया है कमरे में। वो लगातार राजीव पर अपने हाथों की बरसात कर रही थी और राजीव की नज़रें उसकी मेहंदी पर थीं। उसे सपना का डांस याद आ रहा था और अचानक से उसने सपना के हाथों को पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। बस यार, और कितना गुस्सा करोगी मुझ पर? राजीव ने उसके चेहरे से बालों की लट को हटाते हुए कहा। कुछ देर तक उसे देखने के बाद वो कहता है कि वैसे आज बहुत गजब लग रही हो। मैं तो पहले से ही फिदा हूँ तुम पर। अब और क्या चाहती हो ये भी बता दो। राजीव ने उसके करीब जाते हुए कहा, और ये भी बता दो, मेरे साथ प्यार तो कर लोगी पर मेरे साथ चलने में आनाकानी करोगी? सपना ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो राजीव ने कहा कि अरे अभी तुम ही तो बोल रही थी। अब सपना को समझ में आया कि वो गाने पर उसके डांस के बारे में बात कर रहा था। सपना की पलकें एक बार फिर से झुक गईं। वो खामोशी से उसके बाहों के घेरे में कैद थी। गाने में तो तुमने अपनी मर्जी चला ली, पर हकीकत में तुम्हें सबके सामने और सबके बीच में उठा के ले जाऊंगा मैं, राजीव ने उसे शरारतपूर्ण लहजे में कहा। सपना कुछ देर खामोशी से उसके कंधे पर अपना सर टिकाए बैठी रही। फिर वो कहती, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ये आइडिया आया कहाँ से? उसने राजीव की साड़ी और मेकअप की तरफ इशारा करते हुए कहा। हालांकि अब तक राजीव ने अपनी साड़ी और मेकअप उतार दिया था, तो और क्या करता मैं? तुमसे मिलने के लिए तो कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ती है ना, और इन समय मैं अकेला नहीं हूँ, राजू ने बताया। तो फिर और कौन कौन है? सपना हैरानी से उसे देखते बोली। करण, पीयूष, जीजू और तुम्हारे प्यारे भैया, यानी कि मेरे पूज्य जीजा जी, राजू ने मस्खरी करते हुए कहा। क्या? सपना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। जी, राजू की नौटंकी चालू थी। अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल। सपना को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भैया ये सब कर सकते हैं। आओ तुम्हें दिखा दूं, राजीव ने कहा और उसे बाहर हॉल की तरफ ले गया। पर बस एक काम करना कि चुप रहना और हल्ला मत करना। याद रखो, मुझे और पीयूष जीजू को यहाँ से वापस निकलना भी है, राजीव ने सपना को समझाते हुए कहा। सपना बस हैरानी से राजीव की बातें सुन रही थी। पर ये क्या, वहाँ का तो माहौल ही चेंज हो गया था। राजीव ने खुद से कहा कि अबे ये सब वहाँ क्या कर रहे हैं? और वो कभी हैरानी से सपना की ओर देखता तो कभी उन तीनों की ओर, जो कि डांस फ्लोर पर लंबे घूंघट के साथ खड़े थे। सब औरतें कौतूहल से उन्हीं तीनों की ओर देख रही थी। इतनी शर्मीली बिंदड़ी ना देखी उम्र गुजर गई कि लुगाइयों के सामने भी घूंघट निकाले कोड़ी। वहीं पीछे बैठी कुछ औरतें आपस में कह रही थी कि इन जनानियों की आवाज़ तो घड़ी भारी से, पर हमें की मतलब, यूं जाड़े और इनानू बींद जाड़े। वहाँ गैलरी में खड़े राजीव के दिमाग में फौरन एक आइडिया आया और उसने करण को फ़ोन लगा दिया। करण ने देखा कि राजीव की कॉल आ रही है तो एक बार तो उसका मन हुआ कि अभी साड़ी उतार कर फेंके और राजीव की बैंड बजा दे, भले ही कल उसका सच में बैंड बजने वाला हो। पर इस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उसने चुपचाप एक तरफ जाकर फ़ोन रिसीव किया और गुस्से में ही सही पर बोला कि कहाँ मर गया तू, हम सबको यहाँ फंसा कर अब ये सब हमसे डांस करवाना चाह रही हैं। गुस्सा होना छोड़ और ये बता कि ये रायता फैले कैसे? मैं तो तुम तीनों को अच्छा खासा बैठा हुआ छोड़कर आया गया था। अरे यार कुछ मत पूछ, ये सब दोनों जीजू लोगों का कमाल है। और उसने राजू को सब बता दिया। राजू ने अपना सर पीट लिया और बोला कि अब ये दोनों ही फंसवाने का काम करती है और मुझे इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा सुन, थोड़ा डांस कर ले और निकल वहाँ से, राजू ने कुछ सोचते हुए कहा। अबे क्या कह रहा है तू? करण गुस्सा होते बोला। तो क्या करेगा तू? वहां से भागेगा तो सबको शक हो नहीं जाएगा? अभी और कोई रास्ता नहीं है भाई, तू समझा कर, राजू ने करण को समझाते हुए कहा।
बस उन सबको थोड़ा सा उलझा दो और निकल लो वहां से। करण ने बेबसी में फोन तोड़ दिया। पूजा ने करण से पूछा तो उसने आवाज बदलकर कहा कि वो घर से फोन आया था। तभी अनु ने कहा कि अच्छा चलिए, अब म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है, प्लीज गेट रेडी। गाना बजने लगा और तीनों मजबूरी में ही सही पर ठुमकाने लगी। आई मीन लगे सॉरी सॉरी। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरों ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे पे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तो तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला। वो तीनों जिस तरह से डांस कर रहे थे, सबका लोट पोट कर बुरा हाल हो रहा था और इन सबसे दूर सपना और राजीव भी हंसे बिना नहीं रह पा रहे थे। पर तभी एक गड़बड़ हो गई। बेतरतीब ढंग से डांस करते समय उन लोगों के पैर एक दूसरे की साड़ी के ऊपर पड़ रहे थे और उन सबकी साड़ियाँ खींचने का नंबर आ गया था। पर उन लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया था। दूर खड़े राजीव की नज़रें इस ओर गईं। उसने भी अपना सर पीट लिया। डांस में बिजी होने की वजह से करण उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। तभी अनु की नज़र पीयूष के ऊपर पड़ी और वो चौंक कर खड़ी हो गई। ये पीयूष जीजू यहाँ इस तरह से? आप वो सोच में पड़ गई, क्यों ये तीनों इस तरह से अजीब डांस कर रही हैं? क्यों अपने आप को घूंघट से ढक रखा है? पर ये तो चार थी, अब तीन ही दिख रही हैं। ये चौथी कहाँ चली गई?